So students, welcome to my YouTube channel. In this video I will explain you the chapter 1. So in the last time we did complete the old and new terminologies used by the historians. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. So historians which they are using while studying the history of the rulers, they must have to be careful while using the meaning of the words. इट मीन्स दैट हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों को वर्ड्स का मीनिंग यूज़ करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पास में इनका डिफरेंट मीनिंग होता है. अब जैसे कि अगर हम देखते हैं कि टेक द एग्जाम्पल फॉरेनर, एक सिंपल वर्ड लेते हैं फॉरेनर. तो फॉरेनर का मतलब क्या है कि in present time we are using this word to define a person who is not a citizen of our country, of Indian country. So that person is known as the foreigner for us. But in the medieval period, this foreigner word was used to describe such a person who is not belonging a particular society or culture. So in medieval period में foreigner word का यूज़ ऐसे लोगों को लिए यूज़ किया जाता था जो उस सोसाइटी और उस संस्कृति के का हिस्सा नहीं होते थे. तो जैसे कि हिंदी में इन हिंदी टर्म द परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब जरूर किया जाता था. परदेसी जो उस संस्कृति और उस समाज के पार्ट नहीं होते थे. दूसरी बात क्या है, और पर्शियन लैंग्वेज में दे यूज टू कॉल देम अजनबी. ठीक है ना. सो अ सिटी ड्वेलर्स देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर. अ सिटी डवेलर मतलब इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी, यानी जो सिटीज़न ऑफ द सिटी, जो सिटीज़ शहर में रहने वाले लोग फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को परदेसी कहा करते थे. क्यों? क्योंकि दे वर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम ईच अदर, वो जो एक दूसरे से नहीं बिलोंग करते थे. बट टू पीजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? पीजेंट मतलब फार्मर्स. तो फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स जो एक ही विलेज के होते हैं वर नॉट फॉरेनर्स. जो ऐसे फार्मर जो एक ही विलेज से बिलोंग करते थे वो फॉरेनर्स नहीं कहलाए जाते थे. वो एक दूसरे को कभी फॉरेनर्स नहीं कहते थे. दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स आफ्टर हैविंग, मतलब दे इसके होने के बावजूद, आफ्टर हैविंग इन स्पाइट ऑफ बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और बैकग्राउंड्स होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं बुलाते थे. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. Historians and their sources. Historians use different types of resources to learn about the past depending on the period of their study and the nature of their investigation. हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करते हैं उस टाइम पीरियड की स्टडी करने के लिए. वेदर दे कैन यूज़ द कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स ना, तो ये इन सब का स्टडी करते हैं. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल वी रेड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. हमने लास्ट टाइम इन क्लास 6 में हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और हर्षवर्धना के बारे में. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years from roughly 700 to 750. अब इस बुक में हम एज वी नो डैट वी आर लर्निंग द चेंजेस विच हैपेंड, द चेंजेस दैट वर हैपेंड ड्यूरिंग द 1000 years, है ना. सो इस टाइम पीरियड में यानी 700 CE से लेके 1700 CE तक जो भी चेंजेस हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो
यू विल नोटिस, आप एक नोटिस करेंगे कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज बाय द हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। यानी कि इस चैप्टर, इस 1000 सालों के पीरियड में जो चेंजेस को स्टडी करने के लिए जिन रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है, वही क्लासिक्स के हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों ने वही सोर्सेज को यूज़ किया गया है। दे स्टिल रिलाई ऑन द कॉइन्स, वो आज तक जो हिस्टोरियंस हैं वो किसी भी टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए किन चीज़ों पर, किन हिस्टोरिकल रिसोर्सेज पे बिलीव करते हैं, जैसे कि कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ये हिस्टोरियंस के ये स्टडी मटेरियल हैं जिसके थ्रू वो टाइम पीरियड के स्टडी करते हैं। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिस्कॉनिटी, लेकिन कुछ न कुछ रिसोर्सेज उस टाइम पीरियड के रिसोर्सेज से कुछ न कुछ और डिफरेंट रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन 700 से लेकर 1750 के पीरियड के बीच में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि यूज़ ऑफ द पेपर, इस पीरियड में ज़्यादा बढ़ गया था, इंक्रीज यूज़ हो गया था। सो दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने क्या किया, ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड जब यूज़ में ज़्यादा लोग करने लगे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो रिकॉर्ड्स थे जो इंस्क्रिप्टेड लिखे जाते थे ऑन द मेटल और एवरीवेयर, वो धीरे धीरे किसके फॉर्म में आने लगे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में आने लगे। नाउ थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर अवेलेबल। इस पीरियड के दौरान पेपर सस्ता हो गया था और बहुत ही आसानी से मिल सकता था। नाउ अब देखते हैं, पीपल यूज टू इट टू राइट। पीपल जो थे इस पेपर का यूज़ होली टेक्स्ट यानी कि पवित्र ग्रंथों को लिखने में करते थे, क्रॉनिकल ऑफ द रूलर्स यानी कि राजाओं के इतिहास को लिखने में यूज़ करते थे, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ द सेंट्स, पत्र और संतों को की शिक्षाओं को लिखने में यूज़ करते थे, और पिटिशंस याचिका में गया तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए भी इन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का यूज़ करते थे। अब फॉर द रजिस्टर्स ऑफ द अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और जो टैक्स पे करने होते थे उनके अकाउंट जो रजिस्टर भी मेंटेन होते थे वो टेक्सचुअल फॉर्म में होने लगे। तो कहने का मीनिंग है कि इस वक्त पेपर का यूज़ ज़्यादा हो गया था। अब बात करते हैं हम, manuscripts were collected by the wealthy people, rulers and monasteries and टेम्पल्स। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो धनी मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते थे, हैंड रिटन जो होते डॉक्यूमेंट्स, वो केवल रिच पीपल ही कर सकते थे, राजाएं लिखवाते थे, मॉनेस्ट्रीज होते थे और टेम्पल्स होते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज और आर्काइव्स, और वो कहाँ रखे जाते थे, पुस्तकालयों में, और आर्काइव्स मतलब संग्रहालयों में। आर्काइव्स क्या होते हैं, आर्काइव्स जो होते हैं आपके एक ऐसा प्लेस जहाँ डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोर किए जाते हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं, आर्काइव में, और हर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ आर्काइव बने हुए हैं। अब बात आते हैं इधर, These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका यूज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पेपर पुराना होता जाता है उसको उतना ही वो हैंडी कम हो जाता है, मतलब वो हैंड टू हैंड नहीं पढ़ पाते हैं। सो देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। उस वक्त को उन दिनों में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो
एक मैन्युस्क्रिप्ट्स की उसकी कॉपी बनाने के लिए किसे अपॉइंट किया जाता था? स्क्राइब्स। ऐसा पर्सन जो हूबहू उस मैन्युस्क्रिप्ट्स की दूसरी रेप्लिका तैयार करके दिया करता था, और उसे क्या कहा जाता था? स्क्राइब्स। सो स्क्राइब्स ऑलवेज कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। जो कि स्क्राइब जो होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी करते थे अपने हाथों से। अब यहाँ पे बात करते हैं, एंड इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो डैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। जब कभी आपने किसी दोस्त की कॉपी करने के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आपने कि अपने दोस्त की कॉपी काम किया हो, काम को कॉपी किया हो, तो आपको कुछ ना कुछ मुश्किलें ज़रूर आती होंगी। यू probably you would face such type of problems. So अब आपने तो फिर इससे सेम हेयर क्या होता है? समटाइम्स यू कैन नॉट रीड फ्रेंड्स हैंड राइटिंग आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। और आप कभी कभी नहीं समझ पाते कि उसमें क्या लिखा है, और आप गेस करते हैं क्या ये लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट इस वजह से दे आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज सम वॉट सिमिलर। As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. इस तरह से कुछ न कुछ छोटे या बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं आपकी, जब आप उसकी कंपैरिजन करते हैं अपने फ्रेंड की कॉपी और अपनी कॉपी से कंपैरिजन, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ न कुछ मतलब एकदम एक्यूरेट आप कॉपी नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप जो समझ में नहीं आता उसको अपने वर्ड्स में लिख देते। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे होते उसकी हैंड राइटिंग में, तो अपने आप से लिख देते हैं। तो इस तरह से एज अ स्क्रैप, तो सेम यहाँ पे स्क्रैप भी वैसे करता है जो मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपिंग करता है, और जिसकी वजह से जब किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट की रेप्लिका तैयार की जाती है तो वो टिक टू एक्यूरेट कंटेंट नहीं होता है। इसकी एश्योरिटी नहीं है कि वो न कि 100% वही मैन्युस्क्रिप्ट का उसने कॉपी सेम टू सेम किया है। As scribes copied manuscript, they also introduced small changes. Copied manuscripts, they also introduced a word in sentence here. वो कहीं ना कोई word या sentence में change ला देते हैं. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the uh, of the same text because substantially different from one another. तो यही चेंजेस एक साल से दूसरे साल में और तीसरे कई सदियों तक एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, और ये चेंजेस बहुत ही दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि स्क्राइब्स ने तो उसकी डुप्लीकेट बना दी। जब स्क्राइब्स ने कॉपी करते वक्त उसने कुछ चेंजेस भी किए, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट जो रियल ऑथर ने लिखा है उसके आप रियल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं समझ पाएंगे। मतलब उसको रियल मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल जो ऑथर है वो आज फाइंड करने में बहुत ही मुश्किल होती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर स्क्राइब्स। हम लोग केवल जो इतिहासकार हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, वो केवल स्क्राइब्स ने जो डुप्लीकेट तैयार कर रखी है मैन्युस्क्रिप्ट्स की, वो केवल उसी पे डिपेंडेंट है। मोस्टली और रेयरली ज़्यादातर ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स is not possible to find out by the historians. So on occasion authors revise their chronicles at different times. कभी कभी क्या होता है कि कई अवसरों पे और रियल जो ऑथर्स होते हैं वो अपने ही मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्जन जनरेट करते हैं। तो 14th सेंचुरी में एक क्रोनिकल लिखा गया था जो ज़ियाउद्दीन बरानी ने, ठीक है ना, उसको उन्होंने सबसे पहले 1356 में उसे पब्लिश किया था, मतलब बनाया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उन्हें इसके 2 वर्ज़न और निकाले।
अनदर वर्जन उन्होंने 2 साल बाद इसका एक और वर्जन बनाया. द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट स्टूडेंट्स डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अनटिल द 1960s. मतलब जब 1356 में ज़ियाउद्दीन बरहानी ने एक क्रॉनिकल लिखा था, फिर उसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने एक नया क्रॉनिकल लिख दिया उसी के वर्जन. तो 1960s तक, यानी कि हिस्टोरियंस को ये पता लगाने में मुश्किल हो रहा था कि फर्स्ट वर्जन कौन सा है. इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन. हो सकता है ये लाइब्रेरी कलेक्शन में खो गया था.